हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागॉगी की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है और इसी रिदम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी जी की उनका शिक्षा के दर्शन में क्या योगदान रहा और कैसा व्यक्तित्व था या क्या काम उन्होंने किए एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहली बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के परिचय के बारे में, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका पूरा नाम था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए एम के गांधी करके दिया रहता है जगह जगह, तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इन्हें ही महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में इन्होंने क्या किया था। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान अगर हम बात करें तो ये आंदोलन जो भी चला चला था, इन्होंने अहिंसावादी आंदोलन चलाया था। हिंसा का साथ ये नहीं देते थे। ठीक है, ये सभी आंदोलन जो चले थे, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो। आध्यात्मिक तौर पे अहिंसावादी ही और आइडियलिज्म आदर्शवाद को थोड़ा सा प्रमोट करते हुए कि देखिए आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सत्य अहिंसा का मार्ग यानी कि गांधी जी का मार्ग, तो एक आदर्शवादी बने हैं वो दूसरों के लिए। ठीक है, इस तरीके से तो राजनीतिक और आध्यात्मिक क्या थे, ये नेता थे। बात करते हैं इनकी जन्म की तारीख और समय। तो देखिए इनका जो जन्म था 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये भी पेपर में आ सकता है। तो कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, गांधी जयंती तो 2 अक्टूबर सभी को याद होती है। सन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1869। आगे बात करते हैं हत्या की तारीख और जगह। देखिए सभी की अभी तक हमने जितने भी पढ़े दार्शनिक, उनकी हमने पहले जन्म पढ़ा, उसके बाद हमने मृत्यु पढ़ी। लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज ऐड है कि हत्या यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो हत्या की तारीख और जगह क्या थी? 30 जनवरी 1948 में इनकी हत्या कर दी गई थी, बिरला हाउस में, नई दिल्ली में है, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इनकी पत्नी कौन थी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। साथ ही साथ इनकी जो शादी, इनका जो विवाह था वो 1883 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये 1944 जो है ये इसी तरीके से कि मतलब 1883 से 1944 तक इस तरीके से दिखाया गया है। बस 1883 में क्या हो गया था? विवाह हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चे कितने थे? तो देखिए इनके 4 बच्चे थे। हरिलाल मोहनदास गांधी, देवदास गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी। अभी तक हमने जो पढ़ा एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1800 क्या कह सकते हैं इसे, 69 कहेंगे या 59 कहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, 1869 में कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ था। इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या की जगह थी बिरला हाउस, जो कि न्यू दिल्ली में है। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। और साथ ही साथ इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनके जो बच्चे थे वो 4 थे। ठीक है, ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन कैसा था? बात करते हैं महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन। तो महात्मा गांधी जी का अगर शिक्षा दर्शन की बात करें तो आप एक लाइन ये भी याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व जो था वो आदर्शवादी था। यानी कि कहने का मतलब क्या है? व्यक्तित्व का मतलब देखिए इंसान का एक तरीके से आप कह सकते हैं वो जो सबके सामने होता है ना। इंसान कभी मुखौटा भी कह सकते हैं और रियल भी कह सकते हैं। और कृतित्व का मतलब है वो जो उनके द्वारा कार्य किए गए हैं। ठीक है, तो उनका जो व्यक्तित्व था, जिस तरीके से वो दिखते थे और उनके जो किए गए कार्य थे वो क्या है? आदर्शवादी हैं। ठीक है, लोग उनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। आइडियल काम है। बाकी बात आगे करें, उनका जो आचरण था यानी कि उनका जो व्यवहार था वो प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। प्रयोजनवादी मतलब आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग या जो करके सीखते हैं। ठीक है, इस तरीके के लोग यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण थोड़ा जिनमें रहता है उस तरीके का था। साथ ही साथ संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये क्या थे? एक तो राजनीतिज्ञ तो थे ही, आपको पता ही है, कई दिन जेल में भी रहना पड़ा, बहुत सारे आंदोलन किए, ये सारी चीजें। और समाज सुधारक के रूप में भी इन्हें क्या करा जाता है? जाना जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो रही हो। परंतु उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए कोई भी इंसान है अगर वो समाज में चेंज लाना चाहता है तो शिक्षा के बारे में जरूर बात करता है, क्योंकि सबको पता है एक शिक्षित समाज क्या है? विकास की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन यानी कि एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। ये आगे 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, 5वें पॉइंट पे बात कर रहे हैं। अतः गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। यानी कि गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक क्या रहा है? स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। कैसा?
इन्होंने शोषण विहीन समाज की स्थापना करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। उसका मतलब क्या है? शोषण विहीन का मतलब देखिए, शोषित समाज कौन-सा होगा? वो समाज होगा जिसमें क्या होगा? अज्ञानता होगी, ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि अगर ज्ञानी समाज होगा ना, तो क्या होगा? अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो दूसरा भी दबेगा नहीं, वो भी उसका प्रत्युत्तर देगा। लेकिन अगर सामने वाला कुछ पूछ रहा है और दूसरे वाले को आंसर ही नहीं पता, तो कैसे उत्तर देगा? समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो शोषण विहीन समाज का मतलब ये है कि समाज को क्या करना? शिक्षित करना। क्योंकि शिक्षा होगी तो सब बराबर स्तर पे क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है? अब आगे बात करते हैं। क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है, जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यही लाइन ये कहना चाह रहा है। देखिए, अगर शिक्षित समाज होता है ना, तो शिक्षित समाज में क्या होता है, धीरे-धीरे अपना वो खुद का विकास तो करते ही है, समाज तो विकसित होता ही साथ पूरा देश, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी क्या होती है? मदद होती है। ठीक है? तो गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांतों की व्याख्या की है तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप है। यानी कि कहने का मतलब ये है, देखिए, प्राइमरी एजुकेशन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन ही क्यों, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एजुकेशन प्लान ही क्यों लाए? इनके जो शिक्षा दर्शन था, इनकी एजुकेशन फिलॉसफी जो थी उसके अंदर, क्यों? क्योंकि जो ये प्राइमरी, देखिए, जब इंसान की ना कहते हैं अगर जड़ें मजबूत हो ना, तो ऊपर को भी अच्छा रहता है। ठीक है? इसलिए प्राइमरी एजुकेशन पे क्या दिया गया? ध्यान दिया गया। अतएव उनका शिक्षा दर्शन उनको एक शिक्षा शास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि उनकी जो एजुकेशन फिलॉसफी थी, वो उनको समाज के सामने एक फिलोसोफर के रूप में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना योगदान दिया पूरा शिक्षा में, वो क्या था? अद्वितीय था, यूनिक था या हटके था? क्योंकि उन्होंने क्या किया? प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया। देखिए, ये एक ही दल पे नहीं लगे रहे ना, ये एक तो अहिंसावादी थे, सत्य और अहिंसा के क्या थे? आप कह सकते हैं सत्य और अहिंसा का के रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और लोगों के लिए आदर्श रहे। तो फिर और साथ ही साथ राजनीति पे भी काम किया है और फिर शिक्षा के सुधार के बारे में भी बात की है। तो एक थोड़ा क्या है? यूनिक कॉन्ट्रिब्यूशन इनका है। ठीक है? आगे बात करते हैं। आधारभूत शिक्षा दर्शन सिद्धांत, तो जो बेस था इनकी एजुकेशन फिलॉसफी का, 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क अथवा अनिवार्य शिक्षा। और अब आप अभी पढ़ते ही हैं, 6 से 14 साल तक के लिए क्या पढ़ते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा गया है? साथ ही साथ 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ये किसके तहत लिखा गया है? जरूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं, शुरुआत किसने कर दी थी उस टाइम पे ही? गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या कहा था कि 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? निःशुल्क अथवा अनिवार्य शिक्षा हो, यानी कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए 7 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। साथ ही साथ देखिए, उस जमाने में इंग्लिश का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। कुछ ही लोग होते थे। देखिए, कुछ लोग तो बाहर चले गए थे, जैसे गांधी जी खुद बाहर से पढ़ के आए थे। तो उन्हीं में क्या होती थी? अलग लैंग्वेज की क्या होती थी? पहचान होती थी। इंग्लिश, जर्मन या कुछ भी अलग अलग लैंग्वेजेस की उन्हीं को पता होती थी। तो देखिए, शिक्षा का माध्यम इसलिए था क्योंकि देखिए, समान बनाना था ना, सबके लिए समान स्तर पे सबको उठाना था। और भारत जो है, हम क्या करते हैं, हिंदी में सभी ज़्यादातर क्या रहते हैं? कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए शिक्षा का माध्यम क्या हो? या तो देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे हमारे लिए हिंदी कंफर्टेबल है, लेकिन हो सकता है साउथ के इलाकों वाले के लिए हिंदी इतनी कंफर्टेबल ना हो। तो ये भी क्या आ रहा था? बीच में बैरियर आ रहा था। उस ज़माने की बात है, क्योंकि इसलिए उन्होंने क्या कहा, यार मातृभाषा, मदर टंग जो है, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा हो। ठीक है? अब देखिए, मातृभाषा तो हमारी हिंदी है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। हो सकता है कि सबकी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसी को मातृभाषा के रूप में प्रमोट कर दिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का क्या करना है? विकास करना है। देखिए, खाली पढ़े लिखे इंसान को ही ऐसा नहीं कहा सकता कि इसने पूरी शिक्षा ले ली है। आपको शिक्षा को अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है? और शिक्षा जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए? शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्य पूर्ण विकास हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है? एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा हो, साथ ही साथ उसका क्या हो रहा हो? इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा हो। ठीक है? और उसका क्या हो? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी क्या हो रहा हो? कहीं ना कहीं हो रहा हो। अगर ऐसा डेवलपमेंट होगा तो ये ऐसी शिक्षा क्या है? आप कह सकते हैं ओवरऑल बच्चे का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है? आगे बात करते हैं। छठा पॉइंट हमारा आधारभूत शिक्षा दर्शन सिद्धांत में है कि सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादन उद्योगों के माध्यम से दी जाए। सभी विषय जो है ना, वो लोकल जो प्रोडक्शन है, उन चीज़ों के माध्यम से दी जाए।
देखिए कई बार ऐसा होता है ना, लोकली कोई चीज़ बन रही है तो उसको भी ध्यान में रख के अगर बच्चे को आप बताएँगे ना, यहाँ पे ये बनता है, किस तरीके से बनता है, तो बच्चा क्या करेगा, ज़्यादा ध्यान से सीखेगा। वोकेशनलाइज़ेशन पे भी इन्होंने क्योंकि ध्यान दिया था ना, एक पॉइंट ये भी था। शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोज़गारी से मुक्त कर सके। याद रखिएगा, वोकेशनलाइज़ेशन पे यानी कि व्यावसायिक चीज़ों पे गांधी जी ने बहुत ज़्यादा बात की थी। तो उन्होंने कहा था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि जितने भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग होते हैं, सबके लिए शिक्षा शिक्षा तो सबको मिल रही है, लेकिन क्या सभी उसको यूज़ कर पा रहे हैं क्या? तो कुछ ऐसा भी हो ना जो स्थानीय रूप से क्या करा जा सके, बच्चे को यूज़ किया जा सके। तो इसलिए जो नवयुवक हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो बेरोज़गारी से मुक्त हो सके, इसके लिए भी कुछ ना कुछ क्या हो, शिक्षा में कुछ ना कुछ चीज़ें इंक्लूड हों, ठीक है? जो कि अभी आपने देखा होगा एनईपी के अंदर नया पॉइंट ये डाल दिया गया है कि इस क्लास 6th से क्या कर दिया जाए, वोकेशनलाइज़ेशन डाल दिया जाए, क्योंकि एनईपी भी सिलेबस में है, इसलिए वो पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आगे बात करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था? बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है, वही जो आपने एनईपी के अंदर पढ़ा है, 360 डिग्री असेसमेंट, या 360 डिग्री क्या होना चाहिए, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, चारों तरफ से उसका क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है और विकास भी करना है। तो ये बात कर रहे हैं कि बच्चे के फिजिकल, ठीक है, कॉग्निटिव और उसका इंटेलेक्चुअल जो है, ये सभी गुणों का चहुमुखी विकास जो है, ओवरऑल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये करना है शिक्षा का अर्थ, ठीक है। इसके बाद अतः बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, तो आपको क्या करना जरूरी है? बालक का फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, देखिए मेंटल, इंटेलेक्चुअल और ये सब एक ही में आ जाएगा आपका। मेंटल के साथ कॉग्निटिव भी जुड़ जाएगा, इंटेलेक्चुअल इनके साथ आ जाएगा, ठीक है। इन सभी गुणों का विकास अगर बालक में हो जाएगा तो बालक क्या है, पूर्ण रूप से क्या कह सकते हैं, परिपक्वता की ओर तो नहीं लेकिन अग्रसर हो सकता है उसकी ओर, ठीक है। देखिए इसके बाद शिक्षा दर्शन के उद्देश्य, आखिरकार एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, एजुकेशन की जो फिलॉसफी थी उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो सबसे पहला तो था आपका, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वोकेशनलाइजेशन के बारे में ही बात हो रही है। जीविकोपार्जन का मतलब यहाँ पे व्यवसाय से ही है, जीवन को चलाने के लिए उद्देश्य कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बालक आत्मनिर्भर बन सके तथा बेरोजगारी से मुक्त हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, वोकेशनलाइजेशन का पहला पॉइंट जो है, वोकेशनलाइजेशन शिक्षा में होना चाहिए, व्यवसायीकरण होना चाहिए। ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो बच्चे को व्यवसाय के रूप में क्या करे, मददगार साबित हो, और बच्चा क्या है, बेरोजगार ना रह जाए और वंचित ना रह जाए चीज़ों से, ठीक है। वो आर्थिक रूप से क्या बन सके, एटलीस्ट आत्मनिर्भर बन सके। इस पे बात की थी सबसे पहले गांधी जी ने, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या था कि बच्चे क्या हों, जो भी बच्चा पढ़ रहा है या जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, वो अपनी कम से कम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है, उनको पूरा कर सके। वो ये नहीं कि उसने पढ़ लिया उसके बाद कुछ कर ही नहीं रहा है, तो फिर तो वो अनएजुकेट, मतलब अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। क्योंकि मतलब एक तरीके से खाली कहा जाना वाला एजुकेटेड है, फिर वो लोगों की दृष्टि तो उसके लिए एजुकेटेड वाली रहेगी ही नहीं ना। आप लोग इसको भली भांति समझ सकते हैं, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है तब तक सामने वाला आपको ऐसी सोचेगा कि हाँ ये तो ऐसी है, लेकिन जिस दिन लग जाएगी ना उस दिन आपको सीरियसली लेना शुरू हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देते हुए उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की। साथ ही साथ बालक आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि वो खुद पे किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे मांगने की उसको जरूरत ना पड़े, और बेरोजगारी से क्या हो, मुक्त हो। देखिए अगर एक इंसान ऐसा होगा, एक एक करके लोग जुड़ते जाएंगे, तो पूरा देश ऐसा बनेगा ना। और देश विकसित कौन सा होगा, जिसमें सभी के पास क्या हो, काम हो, ठीक है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य, ठीक है, कल्चरल ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। तो गांधी जी ने संस्कृति को शिक्षा का आधार माना। उन्होंने क्या कहा कि कल्चर क्या है, बेस है एजुकेशन का, ठीक है। उनके अनुसार मानव के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। अच्छा, ये संस्कृति से यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए हमारी जो एजुकेशन है, देखिए हमारी जो संस्कृति है, अगर हम उसको लेके आगे बढ़ते रहेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे समय बदल रहा है, अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे गुजराती लोग होते हैं, उनकी जो डिशेस होती हैं, ढोकला, फाफड़ा, ये सब होता है। और जैसे कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी डिशेस अलग हैं, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका पहनावा अलग है, उनकी बोली अलग है, उनको पता है कि हमारा इतिहास ऐसा है और गुजरात का इतिहास कुछ और रहा होगा। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने साथ लेते हुए चलते हैं। तो ये चीज़ों को भी हमें नहीं भूलना है, यानी कि रूट्स हमें नहीं भूलना है, इसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूर्ण विकास का उद्देश्य।
तो हमारा अब देखिए जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव होगा। तो उन्होंने कहा उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। यानी कि वही बात आ गई, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने कहा है इंसान का 3 तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। कौन-कौन सा? फिज़िकल, कॉग्निटिव कह सकते हैं इसको, या मेंटल कह सकते हैं, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल, ठीक है? और अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये साइंस में इन जनरल यूज़ होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। ये वैसे जब आप लोग जब वो लेसन प्लान बनाते थे ना, तो साइंस वाले अलग उसमें बनाते थे, आपकी हर्बट पे चलती थी, और साइंस वालों की चलती थी किस पे? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बता ही देती हूँ, बी एस ब्लूम थे वो, ठीक है? बी एस ब्लूम ने कहा था कि पीसीए आपसे याद रख सकते हैं, फिजिकल और कॉग्निटिव और अफेक्टिव, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नैतिक अथवा चारित्रिक विकास, यानी कि आप क्या बात करा था इन्होंने? मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करी थी। तो गांधी जी ने चारित्रिक एवं नैतिक विकास को शिक्षा का उचित आधार माना है, ठीक है? ये हमारा जो हमारे में मॉरल और एथिकल वैल्यूज और इसका डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको भी क्या माना है? बेस माना है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। 5वां, मुक्ति का उद्देश्य। तो मुक्ति का उद्देश्य क्या है? गांधी जी का आदर्श साविधा या विमुक्तये। इसका मतलब क्या है? शिक्षा ही है। देखिए शिक्षित समाज ही क्या होगा? आगे जाके देश का विकास करेगा। तो शिक्षा ही हमें समस्त बंधनों से क्या करती है? मुक्ति दिलाती है, ठीक है? जितने भी बंधन होते हैं उन सभी से हमें क्या मुक्ति दिलाती है? कौन दिलाती है? शिक्षा। क्योंकि देखिए बंधन क्या है यहाँ पे? बंधनों का मतलब समझिएगा, वो रूढ़िवादी सोच जो हमें बांधे रखती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों से हट के हम कुछ नया करते हैं फिर, अगर शिक्षित होंगे तो, ठीक है? अतः गांधी जी शिक्षा के द्वारा विश्वास या आत्म विकास के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता देना चाहते थे। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि अगर देखिए, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप शिक्षा होंगे, आपके शिक्षित होंगे, आपके पास शिक्षा होगी, तो आपको पता होता है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो इसी तरीके से वो चाहते थे कि आत्म विकास जो हो बच्चे का, उसके लिए बच्चे को स्वतंत्रता देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत वे सत्य तथा ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे, ठीक है? शिक्षा का उद्देश्य वो ये भी मानते थे, सर्वोच्च स्तर क्या होना चाहिए इसके लिए? ईश्वर की प्राप्ति, ठीक है? अतः मनुष्य का अंतिम एवं सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति करना है। अब देखिए ईश्वर की प्राप्ति मतलब देखिए ना, जब इंसान आध्यात्म से जुड़ता है तो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, उस तरीके की बात करते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सामाजिक उद्देश्य यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या थे? गांधी जी केवल अंग्रेजी दास्ता से ही मुक्ति नहीं दिलाना चाहते थे। आप लोगों को पता है उस टाइम हमारा देश क्या किस तरीके से ऑटोक्रेटिक रूल चलता था, हमारे देश को का शोषण होता था उस टाइम पे, है ना? तो ये गांधी जी चाहते थे कि ऐसा ना हो, अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहते थे ना। किस तरीके की मुक्ति दिलाना चाहते थे ये कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी केवल खाली मुक्ति नहीं दिलाना चाहते थे, वरन वे मानव के द्वारा शोषण की हर संभावना को समाप्त करना चाहते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एक मानव होते हुए दूसरे मानव पे क्या करता है? शोषण करता है। इस चीज को खत्म करना चाहते थे वो। अंग्रेज क्या करते थे? रूल करते थे, आदमियों को दबाते थे, तो वो ये वाला चीज खत्म करना चाहते थे, ठीक है? इसके लिए उन्होंने क्या की? ग्राम स्वराज की वे क्या करना चाहते थे? स्थापना करना चाहते थे, ठीक है? आगे बात करते हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी शिक्षा के द्वारा न केवल व्यक्ति वरन समाज एवं राष्ट्र की समस्त बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे। तो वो क्या करना चाहते? देखिए मतलब उनको पता था एक ही हथकंडा है, अगर शिक्षित समाज होगा तो देश का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं गांधी जी की बेसिक अथवा बुनियादी शिक्षा पे, ठीक है? यानी कि बेसिक और फाउंडेशनल एजुकेशन के बारे में गांधी जी क्या बात करते हैं। तो अविनाश लिंगम के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने क्या कहा है? बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। यानी कि बुनियादी शिक्षा मतलब ये जो फाउंडेशनल एजुकेशन है, ये हमारे राष्ट्रपिता कौन थे? हमारे गांधी जी का क्या है? अंतिम और संभवतः महानतम, यानी कि लास्ट और सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट क्या है हमारे लिए? रिवॉर्ड है, उपहार है, ठीक है? आगे बात करते हैं। सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन
कहा गया था उसमें क्या करा, देखिए 1937 में गांधी जी ने वर्धा में क्या हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। उसमें उन्होंने अपनी बेसिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में क्या करी, नई योजना बनाई थी उन्होंने, उसको प्रस्तुत किया गांधी जी ने, ठीक है। और उस प्रस्तुत करने में क्या कहा उन्होंने, क्या कहा कि जो कि मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित तथा उद्योगों पर क्या थी, आधारित थी। यानी कि मैट्रिक स्तर तो आप लोग समझते ही हैं, उस जमाने में मैट्रिक स्तर पे अंग्रेजी रहित मतलब मैं आपको दोबारा से बता दे रही हूँ, मातृभाषा को इन्होंने क्या करा था, प्रमोट करा था। तो अंग्रेजी रहित मतलब ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी हो, उसमें अंग्रेजी से हटके लैंग्वेज और उद्योगों पर आधारित थी। मतलब देखिए ऐसे ऐसे काम के बारे में उसमें समझाना कि ताकि बच्चे के भविष्य के लिए वो आगे जाके क्या आए, काम आए, और बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे, वो अनएम्प्लॉयड ना रह जाए, बेरोजगार ना रह जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट है, जामिया मिलिया के तात्कालिक प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया गया। जामिया मिलिया के तात्कालिक प्रिंसिपल थे उस टाइम पे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, जाकिर हुसैन समिति का निर्माण किया गया था। क्यों? तथा गांधी जी की शिक्षा संबंधी विधियाएं तथा सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर, क्योंकि गांधी जी ने जो अपने इस जो सम्मेलन ये हुआ था अखिल भारतीय, उसमें अपनी जो उन्होंने विधाएं जमा की थी उसके आधार पर, ठीक है। नई तालीम यानी कि बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार की गई। क्या नाम दिया गया इसको, नई तालीम, ठीक है, फाउंडेशनल एजुकेशन। कहाँ किया गया था, जामिया मिलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा 1938 में हरिपुर के अधिवेशन ने इस रिपोर्ट को स्वीकृति दी, और ये जो रिपोर्ट बनी थी 1938 में हरिपुर के अधिवेशन में इसको क्या मिल गई, स्वीकृति मिल गई, जो कि वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बुनियादी शिक्षा का आधार है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है, वर्धा एजुकेशन प्लान के नाम से क्या है, फेमस है, और नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि है किस पे, बुनियादी शिक्षा में, या बुनियादी शिक्षा का क्या है, आधार है, ठीक है, फाउंडेशनल एजुकेशन का। आगे बात करते हैं, कुछ हमारी विशेषताएं थी बुनियादी शिक्षा की, ठीक है। फाउंडेशनल एजुकेशन की क्या क्या थी, बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, गांधी जी ने बात करी थी जनरली, मैंने जैसे आपको बताया था 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए पहले एजुकेशन की बात थी। गांधी जी ने 7 से 14 साल तक के बच्चों की बात की है। 7 से 14 साल तक मतलब 7 वर्ष की एजुकेशन हो गई। तो बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि गांधी जी के हिसाब से बुनियादी शिक्षा के लिए, बुनियादी शिक्षा की जो इन्होंने बात की है उसके हिसाब से कितनी है, 7 वर्ष की है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि जैसे हम अभी पढ़ते हैं आरटी पढ़ते हैं, आरटी में कितने साल के लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए ही क्या कहा था गांधी जी ने, कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दोबारा से सुन लीजिए, ये जरूरत क्यों थी आखिरकार ऐसे निःशुल्क शिक्षा देने की, क्योंकि देखिए जब अभी जरूरत है, अभी हमारा समाज इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस ज़माने में तो क्या ही हालत होगी, इसलिए क्या थी, इसकी ज़रूरत थी। आगे बात करते हैं, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा, यानी कि जो एजुकेशन का मीडियम था वो क्या होना चाहिए, मदर टंग, ठीक है। इसके बाद हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य है। साथ ही साथ क्या किया गया कि हिंदी तो क्या है, मैंडेटरी है सभी के लिए पढ़ना। और देखिए हिंदी क्यों 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 की गई थी ये भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए हिंदी क्या थी, कॉमन थी उस टाइम पे, प्रचलन था हिंदी का, सभी में क्या, सभी जगहों में क्या थी, हिंदी फैली हुई थी, ठीक है। बाकी अपनी लोकल लैंग्वेज तो सब बोलते ही थे, इसलिए। इसके साथ साथ संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से होता है। और आप लोगों को पता है कि अगर देखिए शिक्षा जो है आपकी, जो टोटल एजुकेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, बेसिक एजुकेशन पे, ठीक है। बेसिक एजुकेशन क्या है, कह रहा है मेन रोल निभाता है, इसलिए। इसके बाद बात करते हैं, चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलंबी बनाया जाए। यानी कि दोबारा से बात बता दे रही हूँ, शिल्प का मतलब यहाँ पे वोकेशन से ही है, व्यवसाय से ही है, कि बच्चा जो है चुने, सेलेक्ट करे वो क्या वोकेशनली क्या पढ़ना चाहता है। देखिए कब से बात कर दी थी गांधी जी ने इसके बारे में, और अब जाके लागू हुई है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। जो पॉइंट है एनईपी में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है साफ साफ कि क्लास 6 से क्या कर दी जाए, व्यवसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनलाइजेशन पे क्या कर दिया जाए, जोर देना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। और अब जाके ऐसा हुआ है कि मैथ्स वाला बच्चा हिस्ट्री भी ले सकता है, ये जो स्विचिंग आ रखी है सब्जेक्ट्स में, अब जाके ये सब चीज़ें कराई गई हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। तो स्वावलंबी बनाया जाए मतलब बच्चा क्या हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अनएम्प्लॉयड ना रह जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयड रहेगा तो देश के लिए भी क्या है, परेशानी है। हर एक एक बच्चा मिलके बहुत सारा फिर लोग बन जाएंगे, वही क्या है, देश के पार्टिसिपेंट हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये जो चुनिंदा शिल्प की शिक्षा यानी कि वोकेशन जो है, वोकेशनल एजुकेशन पे क्या करा जाए, इसमें
जोर दिया जाए, इसके बारे में बात की गई। इसके बाद अगला पॉइंट है, शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को समझ सके। अब ये नहीं कि खाली बच्चे को आपने बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसा करना है। अगर वो रियल लाइफ में अप्लाई करना जानता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हल्का सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आप एक बच्चे को अचार बनाने की मेथड सिखा रहे हैं, देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अचार का व्यवसाय कितना बड़ा बन गया है आजकल के ज़माने में, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ का व्यवसाय कितनी बड़ी बन गई है, ठीक है। तो मतलब अगर अचार बनाने के बारे में उसको बताया गया है, तो उसको पता होना चाहिए साइंटिफिकली कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों डालने हैं, नमक का क्या यूज़ है, बेकिंग सोडा का यूज़ है, कि तेल का क्या यूज़ है, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम भी क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। तो बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक चीज़ों को क्या, महत्व को क्या कर सके, समझ सके। जैसे कि कहीं पे औद्योगिकरण हो गया है बहुत ज़्यादा, फैक्ट्री वगैरह में काम करने की बात है, तो बच्चा समझ सके कि इसके यार इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं और फायदा क्या क्या हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं। अब ये जो फाउंडेशनल एजुकेशन थी या बेसिक एजुकेशन थी खासतौर पे, इसकी विशेषताएं क्या थी, ठीक है। शारीरिक श्रम को महत्व दिया गया ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन कर सके। देखिए फिजिक को भी बहुत ज़्यादा क्या दिया गया इसमें, बहुत महत्वपूर्ण कारक माना गया। देखिए अगर शारीरिक श्रम करेगा इंसान, है ना, फिजिकल वर्क करेगा, तो उससे क्या होगा, ये जो उसका सीखा हुआ जो भी उसने शिल्प जो भी सीखा है उसने, उसके साथ साथ उसका जीविकोपार्जन करना, यानी कि जीवन का गुजारा करना क्या कर सके रहेगा, बहुत ही ईजी रहेगा, बच्चा कर सकेगा ऐसा, ठीक है। इसके बाद शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसाय घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। शिक्षा जो है, ये शिक्षा का जुड़ाव होना चाहिए, बालक का घर क्या है, गांव क्या है, और ग्रामीण में देखिए, इसीलिए मैंने अचार वाली बात आपसे भी बोली कि देखिए हर जगह की अलग अलग चीजें होती है। जैसे किसी जगह पे चरखा काट के ऊन वाला काम होता है, किसी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी से घड़ा बनाने का काम होता है। तो देखिए उसके गांव और उसकी लोकेलिटी के आसपास क्या ऐसी चीजें हैं जो बच्चा कर सकता है इजीली और उससे धन कमा सकता है, इस पे ध्यान दिया गया। हस्तशिल्प मतलब हाथ के द्वारा क्या क्या वो काम कर सकता है, उसका व्यवसाय किस घनिष्ठ रूप से कैसे जुड़ेगा, दो चीजें आपस में कैसे जुड़ेंगी, जब बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके दिमाग में साइंटिफिकली वो चीजें उसको पता होगा कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो इसके ये यूजर्स हो सकते हैं और ये मतलब इसके परिणाम हो सकते हैं। तो बच्चा उस चीज से क्या हो जाएगा, अच्छे से संबंधित हो जाएगा, घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा, ठीक है, और उस व्यवसाय को अपनाना चाहेगा। इस पे ध्यान दिया गया। इसके बाद बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनका प्रयोग कर सकें एवं उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर कुछ व्यय कर सकें। और साथ ही साथ देखिए, खुद सोचिए ना, अगर बच्चे इतने इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें सीखेंगे, देखेंगे, तो कुछ ना कुछ बनाने की भी कोशिश करेंगे। और अगर बालकों द्वारा कुछ वस्तुएं बनाई जाएंगी तो उसका उपयोग कैसे और भी किया जा सकता है, उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर भी क्या किया जा सकता है, कुछ चीजें व्यय की जा सकती हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। आगे, बालकों एवं बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम रखा जाए। जैसे कि मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, इसके ऊपर वाले पॉइंट के बारे में आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते हैं, या कई बार साल में एक बार मेला टाइप का लगाते हैं, उसमें बच्चों से कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें बनाना, हम लेंगे। तो उसी टाइप की चीज़ कि बच्चा मतलब क्या कर सके, बच्चों के द्वारा बनाई गई चीज़ पे पैसा आएगा, तो उसको फिर इस तरीके से यूज़ करा जा सकता है। इसके बारे में बात की गई थी। इसके बाद बात की गई थी इक्वालिटी पे या इक्विटी, तो अब आई है इक्वालिटी के बारे में, समानता के बारे में बात की गई थी कि देखिए बालकों और बालिकाओं दोनों का ही समान पाठ्यक्रम रखा जाए। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा अलग है, सब एक बराबर है। तो क्या करा जाए, जो सिलेबस या करिकुलम आप रख रहे हैं वो क्या हो, एक जैसा हो। इसके बाद 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। तो 6वीं और 7वीं कक्षाओं में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप वोकेशन की ही चीज़ें बालिकाओं को समझाएं। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, गृह विज्ञान भी बालिकाएं क्या कर सकती है, ले सकती है, होम साइंस भी बालिकाएं क्या कर सकती हैं, ले सकती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो। पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस या करिकुलम बच्चों का है वो मैट्रिक के बराबर का ही हो, ठीक है। उस मतलब मैट्रिक में जो होना चाहिए उतना ही हो, उसी हिसाब से हो। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी गई है। ये जो करिकुलम है उसमें देखिए, ये बहुत अच्छी इसने एक बात कही, ब्यूटीफुल बात कही, रिलीजन के बारे में बात नहीं करी कि धर्म की शिक्षा नहीं देनी है यहाँ पे हमें, और साथ ही साथ अंग्रेजी की शिक्षा भी, क्योंकि देखिए उस जमाने में अंग्रेजी की शिक्षा देने में बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती, फिर बहुत बड़े स्केल पे काम करना पड़ता, क्योंकि बच्चे किसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं, मातृभाषा में। इसलिए मातृभाषा को ही क्या बनाया गया, बेस बनाया गया। तो देखिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम अपने शिक्षा सिद्धांत के अनुरूप ही महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया। उन्होंने जो उनके जो शिक्षा सिद्धांत थे ना,
उन्होंने जो बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की थी कि वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए, बच्चा करके सीखे और एक्सपेरिमेंट करके सीखे, उसकी सोच में क्या हो, वैज्ञानिक तब्दीली आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उस ज़माने में बच्चे, समाज और देश की आवश्यकता क्या थी। उनको देखते हुए उन्होंने जो पाठ्यक्रम बनाया वो क्या बनाया, क्रियाशील बनाया, एक्टिव करिकुलम उन्होंने क्या करा, बनाया। ठीक है। इसके बाद अपने द्वारा प्रस्तावित नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के लिए उन्होंने निम्नलिखित विषयों को अपनी पाठ्य चर्चा में क्या दिया, स्थान दिया। दोबारा से सुनिएगा, जामिया में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर को जो अध्यक्षता कर रहे थे उस टाइम जाकिर हुसैन, उनके साथ मिलके गांधी जी ने क्या करा, वहाँ पे अपना ये जो इनकी पूरी रिपोर्ट थी, मतलब किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए, वो इन्होंने दी। उसके बाद उन चीज़ें इनके हक में आई। तो वहाँ पे बुनियादी शिक्षा को क्या नाम दिया गया था, आपको मैंने बताया था, नई तालीम नाम दिया गया था। तो उसे इन्होंने क्या करा, पाठ्य चर्चा में सारी चीज़ें, पाठ्यचर्या यहाँ पे होना चाहिए ना कि चर्चा, में बुनियादी शिक्षा में वोकेशनलाइजेशन ऐड होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे क्या कर सकें, वैज्ञानिक तौर पे भी चीज़ों को समझ सकें, खाली रटे ना, इस पे ध्यान दिया गया। आगे बढ़ते हैं। शिल्प या हस्त उद्योग, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, काष्ठ कला, चर्म कार्य, मिट्टी का काम आदि इनमें से कोई एक। देखिए, शिल्प या हस्तकला का मतलब है, जो हस्त का मतलब आप लोग, हस्त उद्योग का मतलब आप समझते हैं जो हाथ से किया जा सकता है। शिल्पकार किसके अंदर आते हैं, जो इसी तरीके से हाथ से कोई भी चीज़ बनाते हैं, किसी भी तरीके का कार्य आ सकता है शिल्पकार में। कृषि आ सकती है ना, खेती बाड़ी वगैरह, बागवानी आ सकती है, कताई बुनाई आ सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया अभी। ये जो जैसे नहीं होता, आप तागा वगैरह वो काटते हैं, ये सब। और कास्ट कला आ सकती है, कला आ सकती है किसी भी तरीके की। ठीक है, चर्मकारी आ सकता है, मिट्टी का काम आ सकता है। तो ये सभी क्या है, शिल्प या हस्त उद्योग। ठीक है, इनको भी प्रमोट, देखिए इनको प्रमोट करने का, और वैसे इनको आप एक्टिवली अगर एक बार सोचिए, ज़रा सोच के देखिए, इनको प्रमोट करना अच्छा भी था, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, ये प्रकृति को कोई नुकसान तो पहुंचाएंगी नहीं, आज के ज़माने में भी अगर कोई इंसान ऐसा करे। ठीक है। अगली बात, मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी। देखिए, हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा है। हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तान में जो यूज़ हो रही कोई भी, है ना। तो मैं इसीलिए आपसे कह रही थी, खाली हिंदी ही नहीं हम कह सकते, क्योंकि देखिए कुछ ज़माने में, कुछ उस ज़माने की बात हो रही है, हो सकता है मेजर लोग हिंदी जानते हो, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ हिस्से ऐसे भी बच जाते हैं जिनको हिंदी नहीं पता है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज कोई भी हो सकती थी। इसके बाद बात करते हैं व्यवहारिक गणित, यानी कि आप कह सकते हैं जो हम इन जनरल यूज़ करते हैं मैथ्स। ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, नापतोल आदि। यानी कि अर्थमेटिक आपकी आती है। अंक गणित मतलब जिसमें अंक वगैरह होते हैं। ठीक है, बीज गणित मतलब देखिए, मैं अंक गणित और बीज गणित का मतलब समझा देती हूँ। अंक गणित मतलब जिसमें ऐसा होता है, आपको प्रतिशत के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, अनुपात के क्वेश्चन आ जाएंगे, इस तरीके के। बीज गणित का मतलब है जहाँ पे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई आपके आ जाते हैं। ठीक है, रेखा गणित का मतलब है आपको त्रिभुज दे देगा, बताइए ये त्रिभुज, इसके दो कोण दे दिए, तीसरा कोण निकल, इस तरीके का। ठीक है, नापतोल आदि का मतलब, नापतोल का मतलब आप लोग समझते हैं, 5 किलोग्राम दे दिया, 2 किलोग्राम दे दिया, जोड़ के बताइए, घटा के बताइए, इस तरीके की। इसके बाद आगे बात करते हैं सामाजिक विषय। सामाजिक विषय में इसमें क्या क्या डाला गया था, समाज का अध्ययन, पूरे समाज का अध्ययन। समाज का अध्ययन में आप समझ सकते हैं पूरा इतिहास, इतिहास आपका क्या आएगा, इतिहास भूगोल आपका है, आएगा ही आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ नागरिक शास्त्र। तो ये समाज का अध्ययन में ये सभी चीज़ें आ गई, नागरिक शास्त्र भी आ गया कि हमारे देश का नागरिक कैसा होना चाहिए, क्या अनुसूची है, क्या चीज़ें हैं, ये सब। इतिहास भूगोल आपको पता ही है। ठीक है, ये सब डाला गया। इसके बाद सामान्य विज्ञान, बागवानी या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, सामान्य जो विज्ञान थी, जनरल साइंस जो थी, उसमें क्या क्या डाला गया, बागवानी डाली गई, या वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी बॉटनी, सारी चीज़ें भी डाली गई हैं। प्राणी विज्ञान डाला गया, रसायन और भौतिक विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स भी क्या कर दी गई, डाल दी गई। इसके बाद आगे बात करते हैं संगीत एवं चित्रकला, यानी कि म्यूजिक और ड्राइंग डाली गई। देखिए, बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़, आपने देखा होगा 10th क्लास में हमारा क्या होता था, ड्राइंग या म्यूजिक में से भी हमें एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती। तो देखिए, उस टाइम से चला आया है। ठीक है, अब इसके बाद स्वास्थ्य विज्ञान, ये भी डाला गया। ठीक है, फिजिकल साइंस आप कह सकते हैं इसे, जिसमें क्या क्या डाला गया, सफाई, व्यायाम एवं खेलकूद। और अगर आप स्कूलों को देखेंगे तो स्कूल में ये भी अपनाया जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी कराई जाती है। ठीक है, सफाई एवं खेलकूद, ये सब इसी के अंदर आ गया। आचरण शिक्षा पे भी ध्यान दिया गया। देखिए, क्योंकि इन्होंने मॉरल एजुकेशन के बारे में भी बात की थी, तो आचरण शिक्षा पे बात की गई। आचरण शिक्षा के तहत क्या क्या आया, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा आदि। ठीक है, अब यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि गांधी जी के पाठ्यक्रम में क्राफ्ट, शिल्प और शिक्षा नहीं है, वरन यह शिल्प के माध्यम से शिक्षा है। दोबारा सुनिएगा, क्राफ्टिंग जो है
ये शिल्प नहीं है कोई, मतलब कोई उद्योग नहीं था क्राफ्ट, क्योंकि क्राफ्ट के मैंने आपको शिल्प के अंदर तो बताया था, हाथ से जो भी आप काम कर सकते हैं वो उद्योग के रूप में है। लेकिन अगर आप क्राफ्ट वगैरह बना रहे हैं तो इस शिल्प के माध्यम से क्या हो सकती है, एक शिक्षा हो सकती है, क्योंकि आगे जाके बच्चा क्या कर सकता है, उसको बड़े तौर पे कुछ कुछ चीज़ें बना के बाजार में बेच सकता है या कुछ भी इस तरीके का, ठीक है, अपना एक छोटा मोटा उद्योग क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है, जिसे बड़े स्तर पे भी ले जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं आगे। इस तरह के पाठ्यक्रम से बच्चे के मस्तिष्क, हृदय और हाथ का समन्वित विकास होना संभव है। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर पाठ्यक्रम जो है, अगर सिलेबस या करिकुलम आपका इस तरीके का है जिसमें क्या है, बच्चा खुद करके सीख रहा है, वोकेशनलाइजेशन यानी कि उसका व्यवसाय में आगे वो चीज़ फ़ायदा दे रही है, तो ये इस तरीके की एजुकेशन जो है वो बच्चे क्या क्या करेगी, विकास करेगी, ठीक है। इसके बारे में गांधी जी ने क्या करा, बात करी। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। दूसरी बात, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, इनके 4 बच्चे थे, और इन्होंने वोकेशनलाइजेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और बुनियादी शिक्षा इनका मेन टॉपिक था। और इन्होंने इनकी जो शिक्षा का इन्होंने मतलब अपना जो प्राइमरी एजुकेशन पे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसमें इन्होंने अपना एक ढांचा तैयार किया था, जिसके बारे में इन्होंने बात करी थी कि बच्चा जो है उसका अगर सर्वांगीण विकास आपको करना है तो बच्चे को एक्सरसाइज करानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उसको इस तरीके से पढ़ाया जाए कोई विज्ञान से भी क्या करे, उसे जोड़ सके, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म पे भी इनका क्या रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और इन्होंने एक इस तरीके के इंसान बने कि बच्चों के लिए क्या बने, आदर्श बने, ठीक है। पोरबंदर में इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बात करी थी, और इन्होंने शिल्प कला के बारे में बात करी थी, जिसमें कि हाथ से कुछ कुछ चीज़ें बना सकते हैं, उसका क्या कर सकता है बच्चा, छोटा मोटा उद्योग क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। इन्होंने कहा था जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, और अंग्रेज़ी जो है वो ज़रूरी नहीं है, और साथ ही साथ रिलीजनल बेसिस पे भी कोई बात नहीं करी, ठीक है। यानी कि धार्मिक रूप से भी शिक्षा होनी चाहिए, इस तरीके की कोई भी बात इन्होंने नहीं की। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और धीरे धीरे अब इसके बाद ये सारे टॉपिक्स खत्म होने के बाद एमसीक्यू की सीरीज़ जल्दी ही लाई जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो क्वेश्चन बोले वीडियो में आपके कितने मार्क्स आए और आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।